आप यहाँ बैठी हैं, आपकी तबीयत खराब है क्या? आपकी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ है। हाँ बहू, तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए नींद से उठकर सीधे यहाँ आ गई हूँ। अब धूप की गर्मी में शरीर थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है। क्या कोई काम था बहू? तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ माँ, बात ये है कि घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या बनाऊं। और आपके बेटे तो अभी तक काम से लौटे ही नहीं हैं। अगर वे काम से लौट आते तो कम से कम हाथ में कुछ तो लेकर आते। अब सुबह से दोपहर हो चुकी है। अरे अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, तुम बहू बनकर इस घर में आई हो और तुमने अभी से ये सब काम शुरू कर दिया। बहू, ये सब तुम्हें शोभा देता है क्या? अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। कामों के बीच थोड़ा आराम भी जरूरी होता है। याद रखना, घर का सुकून तभी बना रहता है जब तुम खुश और स्वस्थ रहो, क्योंकि तुम ही इस घर की असली रौनक हो। काम तो करना पड़ता है माँ, और ये मेरा टूटा हुआ ही सही अपना घर है, और अपने घर में काम करने में मुझे खुशी होती है। लोग क्या कहेंगे कि आते ही अपनी बहू से इतना काम करवा रहे हैं? माँ, पेट की भूख किसी से सहन होती है क्या? और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्हें भी तो काम नहीं मिल रहा है, तो मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और सुनिए माँ, लोग क्या कहेंगे ऐसी बातें छोड़ दीजिए, कोई हमें आकर खाना नहीं खिलाता। सचमुच बहू, तुम्हारी तरह अच्छी और लक्ष्मी जैसी बहू मिलना मुश्किल है। तुम हमारी कितनी चिंता करती हो। सचमुच भाग्य से भी ऐसी बहू नहीं मिलती। तुम लंबी उम्र जियो बहू। आप जैसी सास पाकर मैं भी कम भाग्यशाली नहीं हूँ। माँ, आप यहीं थोड़ा आराम करें, मैं घर जाकर देखती हूँ। शायद वो भी थोड़ी देर में आ जाएं। अगर वो अपने साथ कुछ लेकर आएं तो मैं खाना बनाकर आप दोनों को खाना परोस दूंगी। ठीक है बहू, तुम घर जाओ, मैं यहाँ थोड़ा बैठकर आराम करती हूँ। तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी समझदारी, ये सब देखकर दिल भर आता है। जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया है, लेकिन आज जो सुकून है वो बहुत अनमोल है। जाओ बहू, मैं यहीं बैठकर भगवान से तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ। आप आ गए? कुछ लाए हो खाना बनाने के लिए? सुबह से चूल्हा नहीं जला, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। मैं सोच रही हूँ जल्दी से कुछ बना दूं ताकि उन्हें आराम मिल सके। हाँ भाग्यवान, मैं आ गया हूँ। थोड़ा बहुत काम मिल गया था, इसलिए कुछ सामान बाजार से ले आया हूँ। रसोई में जाकर देखो, कुछ टिंडे और आलू रखे हैं, उन्हें काट कर खाना बना लो ताकि माँ को समय पर खाना मिल जाए। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में खाना बना देती हूँ। और सुनो, कहीं कोई काम मिला है क्या? थोड़ी चिंता हो रही थी, इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, ठीक से तो कोई काम नहीं मिला है। एक काम मिला है, वो भी सिर्फ 10 दिन के लिए। उसके बाद फिर से कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ ठीक है, खड़े खड़े बात कर रहे हो, बैठो ना, थोड़ा बैठकर बात करते हैं। सारा दिन तुम्हारे साथ दो बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। लो भाग्यवान, बैठ गया। बोलो, क्या बात कहना चाहती हो? जल्दी बोलो, तुम्हें तो फिर खाना बनाना है। और हाँ, बहुत भूख भी लग रही है। बात यह है कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, इसलिए तुमसे एक बात कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती। कहूँ क्या? सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है। अरे भाग्यवान, डरने की क्या बात है? अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे खुलकर बोलो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। माँ बता रही थी कि तुम दो भाई हो ना, और माँ भी तो हमारे साथ रहती है। तुम्हारा बड़ा भाई इतना अमीर होने के बावजूद माँ की कोई खबर नहीं लेता। वो उस दिन हमारे घर के पास से गुजर रहा था, फिर भी उसने हमसे कोई बात नहीं की। क्या तुम्हारा उसके साथ किसी वजह से मनमुटाव हो गया है? फिर वह हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पिता तो बहुत अमीर व्यक्ति थे, तो उनके हिसाब से तुम दोनों भाइयों को आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए था। जहाँ तुम एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हो, वहीं तुम्हारा भाई एक बड़े महल में रहता है, और उसका खाना पीना, कपड़े, सब कुछ राजाओं जैसा है। मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे भाग्यवान, लेकिन बड़े भाई ने धोखाधड़ी करके मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। नकली दस्तावेज बनाकर सब कुछ अपने नाम कर लिया। लेकिन क्या तुम जानती हो भाग्यवान, मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। मैंने हार नहीं मानी और विश्वास रखा कि सच और ईमानदारी की जीत जरूर होगी। मुश्किलें आईं पर मैं डटा रहा, क्योंकि मेरा दिल कहता था कि न्याय जरूर होगा। वाह, अच्छा है। लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो एक दिन सच्चाई की जीत जरूर होगी। सच कभी दबता नहीं है, किसी न किसी दिन सच सामने आ ही जाएगा, तुम देखना। अच्छा सुनो, तुम थोड़ा आराम करो, मैं खाना बनाकर तुम्हें देती हूँ, ठीक है? हमारे पास सब्जियां बस एक समय के लिए ही है, और रात को क्या खाएंगे यही समझ नहीं आ रहा। जो काम शुरू कर रहे हैं उसमें तो उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। ऐसे में हमारा घर कैसे चलेगा, ये मैं समझ ही नहीं पाती। घर तो टूटा फूटा है ही, और रसोई की हालत भी ठीक नहीं है। खैर, पहले इनसे तो खाना बनाना शुरू करती हूँ। और मैं अरबी के पत्ते भी बहुत अच्छे से बनाती हूँ, तो तालाब पे जाकर अरबी के पत्ते तोड़कर लाऊंगी।
मैं उन्हें उबाल कर शाम का खाना बना लूंगी। बहू, मैं थोड़ी देर शामू के घर जा रही हूँ। तुम घर और सामान का थोड़ा ध्यान रखना। कुत्ता आकर सारा खाना खा सकता है। अच्छा माँ, आप चले जाओ, मैं यहाँ खाना बना लूंगी। और सुनो, शामू भैया की माँ से लौटते वक्त थोड़ा तेल मांग लेना, तेल भी खत्म हो गया है। तुम्हें इस घर में आकर बहुत कष्ट हो रहा है ना बेटी? हमें माफ कर दो बेटी, हम तुम्हें अच्छे से खाना भी नहीं खिला पा रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी तुम कुछ नहीं कहती। सारा दिन तुम हमारे लिए चिंता करती हो, अपने सुख दुख को दफनाए रखती हो। तुम्हारी इस ममता और समझदारी ने इस घर को संभाला है। तुम्हारे बिना ये घर अधूरा लगता है। तुम हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। तुमने जो त्याग किया है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। हम जानते हैं तुम्हारे दिल में कितनी मुसीबतें हैं, पर तुम हमें कभी दिखाने नहीं देती। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम्हें हर सुख और आराम मिले, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा घर वीरान सा लगता है। सुनिए माँ, अब तो जानती हैं मेरी माँ नहीं है। जिस दिन आपको पहली बार देखा था उस दिन से मुझे आप अपनी माँ जैसी लगी। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर शादी करूंगी तो आपकी बहू बनकर ही आऊंगी। बेटी, आज तूने जो कहा उसने मेरे दिल को छू लिया। तू तो सच में मेरी बेटी जैसी है। बहू नहीं, बेटी है मेरी। माँ बनकर तुझे अपनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तू हमारे घर आई। तेरा प्यार, तेरा समर्पण, सब कुछ मेरे लिए अनमोल है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटी, तुझे कभी अकेला नहीं महसूस होने दूंगी। सुख और प्यार की तो इस घर में कोई कमी नहीं है। आपका आशीर्वाद, आपका अपनापन ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। मैंने कभी कुछ और चाहा ही नहीं, बस आप सबका साथ बना रहे, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। सचमुच बहू, मेरी एक बड़ी बहू भी है, लेकिन वो तो कभी मेरी खोज खबर नहीं लेती। और लेगी भी क्यों? जब मेरा बड़ा बेटा ही मुझे पूछता नहीं तो वो क्यों परवाह करेगी? पर तुमने तो बहू नहीं, बेटी बनकर मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं जा रही हूँ बहू, तुम खाना बना लेना। तुमसे कितनी बार कहा है कि छोटे भाई से उसकी संपत्ति हड़प लो, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते। क्या तुम बहरे हो या फिर गूंगे जो जवाब तक नहीं दे सकते? ना कुछ बोलते हो ना मुझे कुछ बताते हो। अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं खुद जाकर सब कुछ अपने नाम करवा लूंगी। क्या मेरी बातों की तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं है? अरे भाग्यवान, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी मैं धोखे से छोटे भाई की सारी संपत्ति पहले ही हड़प चुका हूँ। अब उस टूटी फूटी झोपड़ी को लेने का मेरा मन नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो खुद ही जाओ। मैं तो आज शहर जा रहा हूँ, जरूरी काम है, देर भी हो रही है। तो क्या हुआ अगर वो झोपड़ी टूटी फूटी है? अब वो हमारी है और हमें जाकर उसे अपने कब्जे में लेना ही होगा। तुम यूं ही टालते रहोगे तो लोग समझेंगे कि हम डर गए हैं। तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेले ही जाऊंगी, लेकिन अब वो जमीन झोपड़ी किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। भाग्यवान, तुम्हें क्या लगता है मैंने जो कुछ भी किया वो आसान था? धोखे से संपत्ति हड़पना, अपनों से मुंह मोड़ना, ये सब मेरे लिए भी दर्दनाक था। अब उस झोपड़ी के पीछे भागना मेरी समझ से बाहर है। जो मिल गया है उसी में चैन से जीना सीखो। हर बार और पाने की लालच में हम सब कुछ खो न दें। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे तुम हार मान गए हो, पर मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। झोपड़ी हो या महल, हमारा हक हमें ही लेना है। वो छोटी सी झोपड़ी हमारे क्या काम की? वैसी जगह तो मेरे पास बहुत है। उस छोटी सी झोपड़ी में तो बेचारों को रहने दो, हमें उससे कोई फायदा नहीं होगा। ओह, वो जगह तुम्हें छोटी लग रही है, लेकिन झोपड़ी के साथ आंगन और बाकी जमीन भी कितनी है, तुमने ठीक से देखा ही नहीं है। मैंने अपने बड़े भाई से वादा किया है कि वहाँ उसे एक कपड़ों की दुकान खुलवा कर दूंगी। बेचारा अभी छोटी सी जगह पर जाकर दुकान लगाता है और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वह करो, मुझे कोई एतराज नहीं, बस अपने हिसाब से देख लेना। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ करता हूँ। जो हमारा है वह हमारा ही रहेगा। और माँ की चिंता भी तुम्हें करनी चाहिए, जो हमेशा छोटे भाई के पास रहती है। तुम्हारा हाल भी नहीं पूछती, कभी तुमसे मिलने भी नहीं आती। हम दोनों तो जैसे मर ही गए हैं उनके लिए तो बस वही दोनों हैं उनका परिवार। जो जहाँ खुश है वहीं रहे। मैंने उसे अपने पास आने को कभी नहीं कहा। वो सुखी रहे बस। कौन कैसे रह रहा है ये हमें देखने की जरूरत नहीं। मेरा बैग तैयार किया है क्या? मुझे तो शहर जाना है। अपना बैग खुद तैयार करो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो हर वक्त तुम्हारा काम करूँ। ये तैयार करो, वो तैयार करो, बस यही आदेश देते रहो। थोड़ा खुद भी जिम्मेदारी लो। मेरे पास पैसा है तो क्या हुआ, मेरे भाग्य में तो कोई सुख नहीं है। तुम्हारे इस गुस्से की वजह से ही मुझे तुम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अब मैं जा रहा हूँ, जो मर्जी वो करूंगा। जो तुम्हें करना है तुम करो, और मैं वह करूंगी जो मुझे करना है, बिना तुम्हारे किसी साथ के। घर में कोई है? बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाहर आओ जल्दी। अरे दीदी, आप आइए आइए, अंदर आइए, बैठकर बातें करें। नहीं, यहाँ ही ठीक है, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे दीदी, अंदर आइए ना, कृपया अंदर आइए, हम सब आराम से धीरे धीरे बात करते हैं। यहाँ मैं तुम्हारे पास बैठने नहीं आई हूँ, तुमसे एक बात करनी है। माँ कहाँ गई है और तुम्हारा पति कहाँ है?
दीदी वो तो काम पे गए हैं और माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर में थोड़ा आराम कर रही हैं। अगर कोई जरूरी बात है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं सबको बता दूंगी। सुनो, अगले 2 दिनों के अंदर तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ, समझी? तुम्हारे खिलाफ मैंने पुलिस में शिकायत भी कर दी है। ये हमारी जमीन है और हमारे ससुर जी ने यह जमीन सिर्फ बड़े बेटे के नाम की थी, इसलिए तुम्हें अब हमारी जमीन छोड़ देनी होगी। हमारी यही सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना कानून अपना काम करेगा और तुम्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। कौन आया है बहू? ओ बड़ी बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो और हमसे यहाँ क्या लेने आई हो? जिस घर में आप लोग रह रहे हैं वो भी हमारा है। 2 दिनों के अंदर घर खाली कर दो, नहीं तो पुलिस तुम्हें जबरन वहाँ से निकाल लेगी। हमारा सब कुछ तो तुम दोनों ने छीन ही लिया है। जमीन, मकान और जो भी हमारी थी सब पर कब्जा कर लिया, और अब इस घर पर भी तुम्हारी नजर पड़ गई है। सुनो, तुम लोग पैसे देकर गैर कानूनी तरीके से ये सब कुछ अपने नाम कर रहे हो, लेकिन ये सब सही नहीं है। इंसाफ और कानून के सामने ये झूठ और फरेब ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। सच कभी दबता नहीं है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और एक दिन तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या सही है और क्या गलत ये हम देख लेंगे। आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 2 दिनों के अंदर ये जगह खाली नहीं की गई तो बहुत बुरा परिणाम होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पति ने अपने मरने से पहले दोनों भाइयों के नाम बराबर बराबर हिस्सों में सारी संपत्ति बांट दी थी, लेकिन वो जरूरी कागजात कहाँ रखे थे हमें पता नहीं चला। मरने से पहले वह हमें ये बात बताने में असमर्थ रहे, क्योंकि वे पहले ही इस दुनिया से चले गए। फिर भी उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि वो अपने छोटे बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसे संपत्ति में थोड़ा ज्यादा हिस्सा देना चाहते थे। लेकिन तुम दोनों ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और उसे अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। भाई भाई को दुख देकर कभी खुश नहीं रह सकता। तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। बहू, तुम्हें समझना होगा कि परिवार में सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक नहीं चलता। तुम इतनी बड़ी होकर भी इतने छोटे दिल की हो। घर की खुशियों को तार तार कर रही हो, ये सही नहीं है। अपने बड़े पद और जिम्मेदारी को समझो, वरना तुम्हारे इस रवैये से सब दूर हो जाएंगे। तुम तो बूढ़ी हो चली हो, बस कुछ दिन ही तो जिंदगी बची है तुम्हारे पास। सड़क पर भीख मांगो या जो करना है कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरों के घरों में घुसकर क्यों रहना चाहती हो? क्या तुम्हारा अपना कोई ठिकाना नहीं? इतना बोझ बनकर सबके लिए परेशानी क्यों बनती हो? तू इस धरती पर बोझ बन चुकी है, बूढ़ी हो गई है अब। दीदी, माँ से इज्जत से बात करो। क्या अपनी सास से कोई ऐसा बर्ताव करता है? अगर आप लोग साबित कर सके कि ये जमीन आपकी है तो हम 2 दिनों के अंदर ये जगह छोड़ देंगे। अब आप जा सकती हैं। मेरी सासू माँ वैसे ही बहुत बीमार हैं, आपकी वजह से उनकी तबीयत और खराब ना हो जाए। ठीक है, इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ, लेकिन ये बात याद रखो, ठीक 2 दिनों के अंदर। माँ, अब क्या होगा? हम अब कहाँ रहेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। बेटी, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो, सच्चाई की जीत एक दिन जरूर होगी। अगर भगवान सचमुच हैं, तो वो हमारी जरूर मदद करेंगे। तुम इतना ज्यादा सोचती मत रहो बेटी। हाँ माँ, मैं भी यही सोचती हूँ। भगवान ही हमारा भला करेंगे और हमारी रक्षा भी करेंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सीताराम का ही घर है ना? और तुम ही शायद सीताराम हो। हाँ साहब, मैं सीताराम हूँ। लेकिन क्या हुआ साहब, मैंने कुछ किया है क्या? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, ये तो मैंने किया है। तुम अपने बड़े भाई की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से घर बनाकर रह रहे हो। यह बिल्कुल गलत है, इसलिए अभी इस घर को खाली कर दो, वरना मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? मेरे बेटे को आप नहीं ले जा सकते। ये हमारा अपना घर है। मेरा बड़ा बेटा हमसे विश्वासघात कर रहा है। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। वो हमारे साथ धोखा कर रहा है। उसने हमारी सारी जमीन छीन ली है। कृपया आप हम पर भरोसा करें। उसकी पत्नी ने हमें कहा था कि 2 दिनों के अंदर हमें घर छोड़ना होगा, तो आप एक दिन बाद ही क्यों आ गए? सुनो, मैं तुम्हें जवाब देने नहीं आया हूँ, समझी? इंसानियत के नाते तुम्हें 1 दिन का और समय दे रहा हूँ। कल सुबह उठकर अपना सारा सामान बांधकर यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल मैं सबको गिरफ्तार करवा दूंगा। फिर तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। समझ लो, यह आखिरी चेतावनी है और इसके बाद कोई अपील या माफी नहीं चलेगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम शांतिपूर्वक अपने रास्ते जाओ और नया जीवन शुरू करो। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। अब सोच समझकर फैसला करो। ठीक है साहब, हम कल यहाँ से चले जाएंगे। इस दुनिया में पैसों के सामने सब कुछ हार जाता है। जिसके पास जितना पैसा होता है उसकी उतनी ही ताकत होती है। आप अब यहाँ से जा सकते हैं। हम सब कल सुबह भोर में उठकर चले जाएंगे। पर याद रखिए,
इंसानियत और न्याय की कोई कीमत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। माँ, मैं थोड़ी देर के लिए शामू भैया के घर जा रही हूँ। यहाँ घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उनके पास से थोड़ा खाना मांग कर लाती हूँ ताकि आप भी कुछ खा सकें। बिना खाना खाए आप दवाई कैसे लेंगी? और आपकी तबीयत भी तो बहुत खराब है। इस हालत में आपका ध्यान रखना सबसे जरूरी है। बहू, तू मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, बेटी बनकर आई है और बेटी से बढ़कर निभा रही है। हमने तो अपना सब कुछ खो दिया है, पर तुझमें मुझे फिर से जीने की वजह मिलती है। पर बेटी, तू खुद को मत भूल, अपने लिए भी थोड़ा सोच। मैं तो यूं ही जी लूंगी, तू सलामत रहे, बस यही दुआ है मेरी। माँ, आप ही तो मेरी दुनिया हो। आपके लिए थोड़ा भाग दौड़ कर भी लूँ तो क्या हुआ? आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। मैं अभी आई माँ, आप आराम करना। मेरे पति के बड़े भाई ने तो ये सेब का बगीचा भी अपने नाम कर लिया है। अपने छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उन्हें सेब खाने को कहा था। सोच रही हूँ उनके लिए थोड़े सेब तोड़ लूँ। अरे ये क्या? इस सेब के पेड़ के पीछे एक गड्ढा है और उसमें कोई कागज जैसा कुछ है। इसे निकाल कर देखूं, क्या लिखा है इसमें? ये तो कोई दस्तावेज लग रहा है। कहीं ये वही तो नहीं जो ससुर जी ने छिपा कर रखा था? मुझे अभी घर जाना होगा तुरंत। ये बात माँ और सीताराम जी को बतानी होगी। ये देखो, हमारी सारी समस्याओं का समाधान अब हो जाएगा। यही वो दस्तावेज है जो आपके पिताजी ने छिपा कर रखा था। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखा है तो मैंने इसे आधा अधूरा पढ़ा और इसमें साफ साफ लिखा है कि सारी संपत्ति 2 हिस्सों में बांटी गई है। एक हिस्सा बड़े बेटे के नाम और एक हिस्सा छोटे बेटे यानी आपके नाम। भाग्यवान, मैं तुम्हें क्या कहकर धन्यवाद दूं? तुम्हारी सूझबूझ और हिम्मत ने आज हमारे टूटते हुए परिवार को संभाल लिया। मैं अभी जा रहा हूँ। वकील साहब के पास जाकर ये दस्तावेज दिखाऊंगा। अब सच सामने आएगा और हमें हमारा हक जरूर मिलेगा। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, हमें और हमारे सम्मान को बचाने के लिए। अरे धन्यवाद तो बाद में भी दे सकते हो। पहले तुम जल्दी से वकील साहब के पास जाओ, कहीं देर हो गई तो फिर पछताना पड़ेगा। नमस्ते वकील साहब, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। ये देखिए, ये वो असली दस्तावेज हैं जो मेरे पिता ने हमारे लिए छोड़े थे। 1 मिनट, मैं ध्यान से देखता हूँ। ये तो बिल्कुल असली कागजात हैं और इसमें साफ साफ लिखा है कि संपत्ति दोनों बेटों में बांटी जानी थी। मुझे तो लगा था सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली। चिंता मत कीजिए सीताराम जी, अब न्याय जरूर मिलेगा। मैं तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू करता हूँ। यहाँ साफ साफ लिखा है कि आपके पिता ने दोनों बेटों को 2 हिस्सों में सारी संपत्ति देने का निर्णय किया था, लेकिन आप गैर कानूनी तरीके से अपने छोटे भाई की संपत्ति पर कब्जा कर बैठे। ये एक गंभीर कानूनी अपराध है जिसकी सजा जेल भी हो सकती है। अपने ही भाई को एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर कर दिया और खुद ऐश से महल में रह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप जैसे लोगों की वजह से ही समाज में झगड़े, नफरत और अन्याय पनपते हैं। अगर आपका भाई चाहे तो आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकता है और आपको जेल हो सकती है। और अगर वो आपको माफ कर दे तो शायद आपको एक मौका मिल जाए, लेकिन अगर वो कुछ नहीं भी करता तो हम कानूनन तौर पर आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अन्याय के खिलाफ खामोशी भी एक अपराध है। छोड़ दीजिए पुलिस साहब, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने लालच में आकर अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अभी उसी के पास जा रहा हूँ, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। मैं वादा करता हूँ जिंदगी में फिर कभी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। मैं अपनी संपत्ति का हिस्सा भी अपने भाई को दे दूंगा, जो उसका हक है। जो मेरा था मैं उसे वापस लेना नहीं चाहता, लेकिन जो उसका है वो अब उससे नहीं छीनूंगा। बस मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपने रिश्तों को फिर से जोड़ना चाहता हूँ। मैं फिर से एक अच्छा भाई बनना चाहता हूँ। हाँ साहब, मेरे पति ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। हम अभी उनके पास जाकर दिल से माफी मांगेंगे, अपनी गलती स्वीकार करेंगे। आपसे विनती है, कृपया हमें जेल मत ले जाइए। हम वादा करते हैं कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा और भाई के साथ सही व्यवहार करेंगे। बस एक मौका और दीजिए हमें। भाई और यामिनी, हम सब दिल से तुमसे माफी मांगते हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। झूठे कागजात बनाकर तुम्हारी संपत्ति से तुम्हें अलग कर दिया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी जिसे हम अब सुधारना चाहते हैं। कृपया हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं कि अब सब ठीक करेंगे और तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। जब आपने अपनी गलती खुद मान ली है तो इससे बेहतर कोई खबर नहीं हो सकती। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें मान लेना और सुधारना बड़ी बात है। चलो आज से हम सब दिल से एक दूसरे को अपनाएं। आओ मिलकर उस विश्वास को फिर से जिंदा करें जो कभी हमारा परिवार सबसे खास बनाता था। बहन,
तुम एक गरीब परिवार की बेटी हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे नाखून के भी बराबर नहीं हूँ। तुम कितने अच्छे से मुझसे बात कर रही हो, जबकि हमने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है जो तुमने हमें माफ कर दिया। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुशियाँ मिले। दीदी, बीते हुए को भूल जाना ही ठीक है। रिश्ते नफरत से नहीं, माफी और प्यार से निभाए जाते हैं। हम एक ही परिवार के हैं, अब मिलकर चलेंगे, यही सबसे बड़ी जीत होगी। भाई मैं अब सारी संपत्ति तुझे सौंप रहा हूँ। मेरा इस पर कोई हक नहीं है। इस संपत्ति ने मुझे लालची बनाकर तुझसे दूर कर दिया, तेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, और ये मेरी सबसे बड़ी हार थी। अब मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जो मुझे मेरे अपने भाई से जुदा कर दे। मुझे सिर्फ तेरा साथ चाहिए, वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। संपत्ति सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम दोनों की है, इसलिए हम सारी जिंदगी एक साथ रह सकते हैं। भाई से बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। क्या हमारे साथ नहीं रह पाओगे? हम दोनों, आप दोनों और माँ। सोचो कितना सुंदर होगा हमारा परिवार, जहाँ प्यार हो, विश्वास हो और साथ हो। वहाँ संपत्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तेरे साथ रहने के लायक भी नहीं हूँ। मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। तुझे अपना मुंह फिर कभी नहीं दिखाऊंगा। जो जिंदगी भर तुझे दर्द दिया, अब तेरी जिंदगी से दूर रहकर ही प्रायश्चित करूंगा। भाई, अगर आप चले गए तो ये घर, ये परिवार सब अधूरा रह जाएगा। गलतियां इंसान से होती हैं और उन्हें सुधारना ही सबसे बड़ा काम होता है। आप मेरे बड़े भाई हैं और भाई कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। आइए सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करें। माँ के आशीर्वाद और हमारे साथ से ये घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। तेरा दिल सच में बहुत बड़ा है सीताराम। मैंने तेरे साथ कितना कुछ गलत किया, फिर भी तू मुझे अपनाना चाहता है। मुझे माफ कर दे भाई। अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब से हर सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा, हमेशा के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।